students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम उसमें बात कर रहे थे वेरियस गैस लॉज के बारे में, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि जो गैसेस की मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। यही है ना प्रॉपर्टीज इसकी, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन आपने पढ़ लिया। कौन सा लॉ था ये? बॉयल्स लॉ, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, उसके बाद प्रेशर एंड टेम्परेचर, गेलुजैक्स लॉ, और वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर को कोरिलेट करता है, चार्ल्स लॉ, और उनका पूरा नाम है जैकस चार्ल्स। इन 1787 इन्होंने वॉल्यूम और टेम्परेचर ऑफ गैसेस के ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। और कांस्टेंट किसको रखा था? प्रेशर को, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। उसके बाद बहुत सालों तक ऐसे ही चलता रहा, एंड at least after 15 years in 1802 Joseph Gay-Lussac he elaborated the same law। लॉ बहुत ही सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी, ठीक है। देखिए इसकी स्टेटमेंट ध्यान से सुननी है आपने। ये कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके, प्रेशर इज कांस्टेंट, द वॉल्यूम, प्रेशर हमने कर दिया कांस्टेंट, ओके, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस मींस नंबर ऑफ मोल्स क्या कर दिया आपने? फिक्स। गिवन मास ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स कर दिए फिक्स, ओके, इज नंबर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अब ये जो वॉल्यूम है या तो बढ़ेगा या घटेगा। कैसे? 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। जितना वॉल्यूम, लेट इट बी V0, ठीक है, V0 वॉल्यूम है उसका 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो उसको मैंने डिवाइड कर दिया 1/273 के साथ। फॉर ईच 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। अब इसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। देखिए, लेट वॉल्यूम at 0 degree Celsius, V0, okay, and volume at T degree Celsius, given temperature, that is VT. अब volume of gas when 1 degree rise in temperature, तो कितना हो जाएगा? 1/273 इंटू V0, यही था ना। V0 का 1/273, डिग्री कितने राइज की? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ओके। वॉल्यूम ऑफ गैस व्हेन, अब देखो यहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस व्हेन, इसको ऐसे लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस व्हेन rise in temperature is 1 degree Celsius, VT, कितना होगा? It will be equal to 1/273 of V0 into 1. Volume of gas when rise in temperature is, let it be 10 degree, तो VT किसके बराबर आएगा? 1/273 of V0 into 10, okay. Volume of gas when temperature is 20 डिग्री सेल्सियस, तब VT क्या आएगा? तो 1/273 इंटू V0 इंटू 20। तो इन जनरल VT किसके बराबर आ गया? 1/273। अब मैं चलो मल्टीप्लाई का निशान ही डालती हूं, मैं ऐसे लिख देती हूं, V0 इंटू T। जो भी टेम्परेचर की डिग्री होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 10, जरूरी नहीं है कि मैंने अगर इस तरीके से लिखा है तो ये 10, 20, 30 ही होगा। आप 5 लिख सकते हो, कोई भी वैल्यू लिख सकते हो,
ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ अब हम इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो वी टी किसके बराबर आएगा? The volume of gas increases or decreases by 1/273 of its volume at 0 degree Celsius for each 1 degree rise or fall in temperature. तो ये किसके बराबर आएगा? Volume of gas at 0 degree Celsius plus volume of gas with T degree rise or fall in temperature. इन दोनों चीजों को हमें लिखना पड़ेगा, राइज और फॉल, मतलब दो तरह के वॉल्यूम आ गए, इनिशियल वॉल्यूम एंड जो हमारा इंक्रीज होके वॉल्यूम आया, ठीक है, और वी टी किसके बराबर आया? इनिशियल वॉल्यूम प्लस इंक्रीज्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था? V0 के ऊपर, 0 डिग्री के ऊपर V0 प्लस, अब जब टेम्परेचर की डिग्री करती है T डिग्री, ठीक है, 1 2 3 नहीं लिखा हमने, लिखा T डिग्री, तो किसके बराबर आएगा? 1/273 V0 इंटू T। यही आया। जब टेम्परेचर वेरी करता है, ठीक है, तो इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर दोनों को ऐड किया तो VT किसके बराबर आया? इसके बराबर। ओके, अब देखो ये 1 है, मैं इसको हटा देती हूं। आई विल गेट V0 प्लस V0 अपॉन 273 इंटू T। यहां से V0 कॉमन, 1 प्लस T अपॉन 273। गेटिंग माई पॉइंट? 1 अपॉन, अभी आपके पास आ गया VT इक्वल टू V0 कॉमन आ गया और अंदर क्या आ गया? 1 प्लस T अपॉन 273। ओके, अगेन इसको और V0 अंदर क्या हो गया? 273 प्लस T अपॉन 273। क्लियर? ओके, अब मैं इसको हटा देती हूं। स्टेटमेंट आप लोगों ने नोट भी कर ली होगी। ओके, अब देखिए, इसके बाद मैं इसको शिफ्ट कर रही हूं इधर, ठीक है। अब आपके पास आ गया VT, आपके पास V0 इंटू 273 प्लस T अपॉन 273। ओके, इफ T इज इक्वल टू 1 तो VT किसके बराबर होगा? V0 इंटू 273 प्लस 1 अपॉन 273। इफ T इज इक्वल टू 10 तो VT किसके बराबर होगा? V0 इंटू 273 प्लस 10 अपॉन 273। इफ T इज इक्वल टू -10, टेम्परेचर डिक्रीज भी कर सकता है, 0 से नीचे भी जा सकता है, 0 से ऊपर जाएगा तो वो प्लस में आएगा। तो लिखा था ना उसमें राइज और फॉल इन टेम्परेचर, तो VT किसके बराबर होगा? V0 इंटू 273 प्लस टेम्परेचर कितना आया? -10। तो इट विल बी V0 इंटू 273 माइनस 10 अपॉन 273। तो इस तरीके से राइज और फॉल, टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां प्लस में आएगा, घटेगा तो यहां पे माइनस में आएगा। बात समझ आ गई? तो ये हमारे पास आ गया चार्ल्स लॉ। उसके हिसाब से गिवन टेम्परेचर के ऊपर किसी भी गैस का वॉल्यूम किसके बराबर होता है? जितना उसका V0 पे होता है प्लस 1/273 of its volume at V0 with every 1 degree rise or fall in temperature T। ठीक है, ये तो मैंने वैल्यूज पुट करके आपको बताई। तो जनरली आपके पास ये लॉ बना, VT इक्वल टू V0 इंटू 273 प्लस T अपॉन 273। दिस इज चार्ल्स लॉ। फिर से देखिए, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस V0 और T के ऊपर आ गया VT, ठीक है, गिवन टेम्परेचर। तो अगर हम 1 डिग्री राइज करते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी? 1/273 ऑफ V0 इंटू 1, 10 डिग्री के ऊपर 1/273 इंटू V0 इंटू 10, 20 के ऊपर, तो इन जनरल मेरे पास आ गया T। अब गिवन टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम किसके बराबर होगा?
जितना उसका इनिशियल प्लस इंक्रीज्ड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस वॉल्यूम ऑफ गैस विद T डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर, दोनों को पुट कर दीजिए और आप जो आपके पास स्टेटमेंट आएगी ये रही। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल्स दी हैं आप लोगों को और आपने भी नोट करनी है एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये है चार्ल्स लॉ, डेफिनेशन और उसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप। गॉट? अब देखिए, हटाने वाली हूं मैं इसको। अब मैं इससे एक बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट ड्रॉ करूंगी इसी लॉ से। आप देखना, जो हम बात कर रहे हैं ना कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है, ठीक है, वो ओके। ऑल्टरनेटिवली देखो, VT किसके बराबर? V0 इंटू 273 प्लस T अपॉन 273। ओके, अब देखो, लेट कैपिटल T इक्वल टू 273, कौन सा? नॉट। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 273, ठीक है, और T किसके बराबर आएगा? अगर मैं 273 में कोई टेम्परेचर ऐड कर देती हूं, दिस इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो 273 में T ऐड हुआ तो कौन सा आया भाई? ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर, इंक्रीज और डिक्रीज। तो 273 को हमने ले लिया नॉट स्टैंडर्ड, और ये वाला जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है। वैल्यूज पुट कीजिए, VT इक्वल टू V0। अब देखो, यहां T को मैंने कैपिटल T से रिप्लेस कर दिया, तो इसको भी मैं क्या लिखूंगी? इस टेम्परेचर के ऊपर जो वैल्यू आई, V0 इंटू 273 प्लस T किसके बराबर है? सिंपल T के, और 273 किसके बराबर है? T नॉट के। ओके, इस सिंपल T को दूसरी साइड ले आइए, VT अपॉन T इक्वल टू V0 अपॉन T0। समझ आना शुरू हो गया? यस, इसका मतलब ये हुआ, और V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, ये कांस्टेंट आ गया, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। VT अपॉन T इक्वल टू V0 अपॉन T0, दोनों बराबर आ गए, दैट इज कांस्टेंट। तो V अपॉन T क्या होगा? सिंपल V अपॉन T क्या होगा? देखो, दोनों T के साथ थे, 0 के साथ थे, दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, तो ये किसके बराबर आ गया? कांस्टेंट। इट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, ऑल्सो V1 अपॉन T1 इट विल बी इक्वल टू V2 अपॉन T2। यही चीज आई, दो अलग अलग। ठीक है, ये हमारे पास थी इनिशियल 0 वाली, और ये क्या थी? फाइनल। तो ये हमारे पास है इनिशियल, और ये क्या है? फाइनल। V is directly proportional to T remaining at constant pressure। तो चार्ल्स लॉ यही कहता है, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैथमेटिकली हम ये वाला जो रिलेशनशिप है, इसको न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, फिर से देख लीजिए, 273 हमने ले लिया स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ठीक है, लेट T0 इक्वल टू 273 एज V0 इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 273 प्लस T नॉर्मल T, वैल्यूज पुट कर दीजिए। बस V0 वालों को एक साइड कर लो, सिंपल वालों को एक साइड कर लो, तो इनिशियल सिचुएशन इज इक्वल टू फाइनल सिचुएशन एंड दैट इज कांस्टेंट। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करती हूं कि क्यों ऐसा होता है। लेट्स सी दैट। अब देखो, हमारे पास किसी भी गैस का गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाती हूं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, तो आपने देखा एक तरफ आप ले लीजिए इसका वॉल्यूम और एक तरफ ले लीजिए टेम्परेचर, तो ये ग्राफ हमेशा ऐसे आएगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अलग अलग टाइम पे आप नोट कीजिए,
जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक ये ले लिया, तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, दिस इज इनिशियल स्टेज, इनिशियली वॉल्यूम इज इक्वल टू V1, प्रेशर इज इक्वल टू P1, ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू P1। तो ये रहा V1 और टेम्परेचर इट इज T1, तो ये वाला टेम्परेचर क्या आया, T1। इस सिचुएशन पे देखते हैं, दिस इज V2 एंड दिस इज T2। फाइनली वॉल्यूम इज इक्वल टू V2 एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू T2। तो आप देखिए, जब वॉल्यूम बढ़ा V1 से V2 तो टेम्परेचर भी तो बढ़ा। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम T1 to T2, वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेज V1 to V2। टेम्परेचर T से T2 हो गया, बढ़ गया, तो वॉल्यूम भी तो V1 से V2 हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ओके। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक वॉल्यूम है, लेट इट बी वॉल्यूम इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, और इस कंटेनर का टेम्परेचर है लेट इट बी 300 केल्विन। ये वॉल्यूम और ये रहा टेम्परेचर, ओके। अब हमने क्या किया, कमरा उतना ही रखा, ये T1 था, ये V1 था, ठीक है। अब हमने क्या करा, V2 तो सेम रखा 100 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन मैंने टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 400 केल्विन। यहां पे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। यहां पे भी 15 मॉलिक्यूल्स हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। लेकिन इस टेम्परेचर के ऊपर इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी फिक्स, अपनी फोर्स के साथ वो घूम रहे हैं और इस कंटेनर के ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, एंड प्रेशर इज 760 mm। और आपको पता है मुझे प्रेशर दोनों साइड मेंटेन करना है, ध्यान से सुनना इस चीज को। वॉल्यूम मैंने थोड़ी देर के लिए सेम रखा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर गई। आपको एक कमरे में बंद किया हुआ था, तो आप गर्मी थी, फैन नहीं था, लाइट नहीं थी, फिर क्या किया, कमरे के फ्लोर के नीचे हमने लेट इट बी की कोई डबल फ्लोर है और वो लोहे का हमने बनाया हुआ है, जो भी फ्लोर है, हमने उसके नीचे आग लगा दी। अब क्या होगा, पैर जलेंगे। जब हमारे पैर जलते हैं तो हम बहुत धीरे धीरे चलते हैं, नहीं दौड़ते हुए चलते हैं, सो दैट हमारे पैर जमीन के ऊपर कम टाइम के लिए टिके। तेज भागोगे ना, ये भी ऐसे ही करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे इनकी स्पीड बढ़ जाती है, अंधाधुंध, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। तो जब इनकी स्पीड बढ़ गई तो दीवारों के ऊपर लगने वाली स्ट्राइकिंग्स भी तो बढ़ गई, मतलब प्रेशर बढ़ गया। जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ जाएगा ना। इसीलिए गाड़ियों के टायर में गर्मियों में हवा थोड़ी कम रखते हैं। अगर कंपनी कहती है इसमें 28 पाउंड्स रखो, तो जो हवा भरते हैं ना वो उसको 28 से नीचे रखते हैं, आइदर 26 और 27, स्पेशली गर्मियों के अंदर। क्यों? क्योंकि गर्मी के कारण टायर्स के अंदर भरी हुई जो हवा है उसके मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर पहले से ही उसको फुल करके रखेंगे तो पंक्चर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उससे प्रेशर और बढ़ेगा, उससे ज्यादा वो झेल नहीं पाएगा, हल्की सी प्रिकिंग से वो पंक्चर हो जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो देखो चार्ल्स लॉ कहां यूज हो रहा है, हमारे गाड़ियों के टायर्स में हवा भरने के। सर्दियों में हम हवा प्रॉपर रखते हैं, क्यों? सर्दियों में टेम्परेचर कम हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
जितना टेम्परेचर बढ़ेगा गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, वो एक्सपेंड होना शुरू कर देगी, ठीक, प्रेशर बढ़ाएगी। तो जितना टेम्परेचर कम होगा गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास सेटल हो जाएंगे, तभी जो गर्म हवा होती है वो ऊपर को जाती है क्योंकि हल्की होती है, ठंडी हवा हैवियर होती है वो नीचे को रहती है। हॉट एयर बैलून्स देखे हैं ना आप लोगों ने, फिल्मों में देखे हैं भाई, इधर तो कहाँ देखेंगे हम लोग, फिल्मों में देखे होंगे, किसी डॉक्यूमेंट्री में देखे होंगे, नहीं एक जगह आपने देखे हैं, धमाल पिक्चर में देखा है हॉट एयर बैलून। लास्ट के अंदर वो हॉट एयर बैलून के अंदर ही तो जाते हैं खजाना ढूंढने के लिए, याद आया? नहीं आया तो धमाल पिक्चर देख लेना, ठीक है। तो हॉट एयर बैलून, आग जलाई, बैलून के अंदर की हवा गर्म हुई और वो ऊपर फैलना शुरू कर देती है। गर्म हवा जो है वो हल्की क्यों हुई? क्योंकि वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ, तो वो हल्की होकर ऊपर को जाना शुरू कर देगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, वापिस आ जाओ अपने कमरे में जिसके फर्श के ऊपर बहुत ज्यादा गर्मी होने वाली है, तो तेजी से भागेंगे तो इसकी वॉल्स के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। मींस यहां पे अगर देखो नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स आपको दिखाई दे रही है, मैंने 5 बनाई है, 5 इधर कितनी हो गई, 1 2 3 4, जितने मैंने एरोज लगाए हैं ये सारे तेजी से भाग रहे हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट दीज आर 10, मैंने मान लिया कि ये 10 है, डबल हो गए। टेम्परेचर बढ़ाया, मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ गई, अब वो तेजी से इस दीवार के ऊपर टक्करें लगाएंगे, प्रेशर बढ़ गया, कितना हो गया, प्रेशर हो गया 860। अरे बाप रे, प्रेशर तो हमें बढ़ाना ही नहीं है, प्रेशर को क्या करना है, कांस्टेंट। तो अब मैं क्या करूं, मेरे पास ये कमरा था, टेम्परेचर मैं बढ़ा सकती हूं, प्रेशर मुझे कांस्टेंट रखना है, अब क्या करूं, क्या तरीका लगाएं कि इसकी नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स कम हो जाए। यस, केमिस्ट्री रूम से शिफ्ट हो जाइए आप हॉल के अंदर, वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए सो दैट ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से दूर चले जाएं। टेम्परेचर बढ़ भी गया तो ये दीवारों पे टक्करें भी मारेंगे, लेकिन क्योंकि दीवारें बड़ी हो चुकी हैं तो इसकी टक्करें इसके बराबर आ जाएंगी। बात समझ में आई? तो वॉल्यूम आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहते हो तो वॉल्यूम आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। मींस मुझे 100 से बढ़ाकर मैं कितना करूं, वॉल्यूम था 100, टेम्परेचर था 300, मैंने टेम्परेचर कर दिया 400, बताओ वॉल्यूम कितना करूं, लेट्स सी। V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, तो ये आ गया 100 अपॉन 300 इक्वल्स V2 अपॉन 400। तो V2 कितना आना चाहिए, 100 बाई 300 इंटू 400, ठीक है। ये 2 जीरोस कट गई तो ये हो जाना चाहिए 3 1 जा 3, 10 हो गया, 3 3 जा 9, 133, इट शुड बी 133 सेंटीमीटर क्यूब। 100 से बढ़कर हो गया 133 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो 100 बाई 300 इट विल बी इक्वल टू V2 अपॉन 400, तो 400 इधर आ गया, जो भी आपके पास कट करके आएगा यू विल गेट द आंसर। समझ आ गई? तो ओके, हम उल्टा भी कर सकते हैं, लेट्स सी, उल्टा चलते हैं, ठीक है। अब मेरे पास यहां पे टेम्परेचर था 400 और ये कमरा कितना है, 100 100 100 100, V2 हमारे पास है 400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा, ये V1 T1, ये V2 और ये T2, ठीक है। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम इनिशियली इतना था और फाइनल ये सिचुएशन आ गई, ठीक है। अब देखिए यहां पे नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग्स जितनी भी थी, हमने टेम्परेचर कम कर दिया, टेम्परेचर कम किया, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। अब फर्श के नीचे से हमने हीट बंद कर दी, कमरा ठंडा हो गया, तो क्या आप दौड़ते ही रहोगे? अब पैर नहीं जल रहे हैं, धीरे चलोगे। टेम्परेचर कम हुआ तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो ऐसे ही जब टेम्परेचर कम किया तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम हो गई,
ओके, मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम हुई, इसका मतलब दीवारों के ऊपर लगने वाली टक्करें कम हो गई। 10 थी ना, 5 रह गई। स्पीड स्लो हो गई ना, तो 10 टक्करें थी, वो 5 रह गई। अब इन 5 टक्करों की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर था 760, लेकिन अब टक्करें कम हो गई, इसका मतलब प्रेशर क्या कर जाएगा? डिक्रीज। क्या तरीका है इस प्रेशर को इसके बराबर लेके आने का? कमरा छोटा कर दीजिए, छोटे कमरे में बंद कर दीजिए, नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग इसके बराबर आ जाएंगे। बड़े वॉल्यूम में कम स्ट्राइकिंग्स, छोटे वॉल्यूम में ज्यादा स्ट्राइकिंग्स। तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करता है भाई। तो प्रेशर को बराबर रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी आप V1 T1 V2 T2 के साथ निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कहां यूज करते हैं हम अपनी लाइफ के अंदर? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक तो हो गया भाई हॉट एयर बैलून, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया? व्हीकल्स के टायर, जरूरी नहीं कार के ही, कार एंड अदर्स, ठीक है, टायर्स, एयर। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि गर्मियों के दिनों में उनको हम फ्लैटेंड रखते हैं, राइट? तो हॉट एयर बैलून के अंदर क्या है? ये बड़ा सा बैलून, ठीक है, उसके नीचे ऐसे टोकरी सी लगी होती है, ठीक, इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर उठाकर मटेरियल लगा होता है जिसको बर्न करके, स्पेशली हाइड्रोजन होती है वो यहाँ पे बर्न करती है, ऐसे आग जलती है, और इसके अंदर जितनी भी एयर है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मींस वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी डिक्रीजेस। डेंसिटी कम हुई तो बाकी से डेंसिटी कम है तो नेचुरली चीज ऊपर को जाएगी, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो चीज ऊपर को तैरती है ना। तो ये हॉट एयर बैलून जो है ये ऊपर को उठना शुरू हो जाता है। रणवीर सिंह की एक एड भी आती है कोल्ड ड्रिंक की, उसमें भी वो हॉट एयर बैलून के ऊपर जंप करता है ना। इजिप्ट में उन्होंने पिक्चराइज किया है उसको देखना, वो दिखाते हैं हॉट एयर बैलून किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो स्पेशली वो तो चलो एड की बात है या फिल्मों की बात है। मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हमारा मौसम विभाग, उसके अंदर सबसे बड़ी इसकी मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग जिसको हम बोलते हैं, वो वेदर फॉरकास्टिंग करते हैं, वेदर डिपार्टमेंट नहीं होता है, दैट इज मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो वो लोग क्या करते हैं, पूरी अर्थ के ऊपर, सी लेवल्स के ऊपर, क्योंकि आपने ध्यान देना जब भी कोई हाइट की बात होती है ना, हम एक वर्ड यूज करते हैं, इतने मीटर हायर देन सी लेवल। आप अपने अपने घर के नजदीक मेन रोड के ऊपर, चाहे वो स्टेट हाईवे है या नेशनल हाईवे है, आप उसके ऊपर लगे हुए माइलस्टोन को देखना। पर्टिकुलर जगह जो भी स्टेशन होगा, आइदर हिल स्टेशन और प्लेन स्टेशन, तो वहां पे लिखा होता है स्टेट जंक्शन का नाम, साथ में लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, हाइट फ्रॉम सी लेवल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम किस चीज के लिए करते हैं? मौसम में क्या परिवर्तन आ रहा है, कैसे हो रहा है, कौन जाएगा इतने बड़े समंदर के ऊपर, तो वो लोग हॉट एयर बैलून्स को भेज देते हैं, छोड़ देते हैं, वो घूमते रहते हैं, और जो उन्होंने मशीनरी वहां पे रखी होती है वहां से ट्रांसमिशन आती रहती है और हमारे तक हर अपडेट पहुंच जाती है, क्योंकि हर जगह के ऊपर जाया नहीं जा सकता। तो चार्ल्स लॉ इज बीइंग अप्लाइड देयर। ठीक है, तो इट इज नॉट जस्ट अ लॉ रिटन इन योर नोटबुक और योर बुक, इट इज definitely have a practical application in society, right? Gay-Lussac's law, ठीक, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ये कहता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो बॉयल्स लॉ के अंदर रिलेशन था प्रेशर और वॉल्यूम पे, तो टेम्परेचर कांस्टेंट था। चार्ल्स लॉ के अंदर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो हमने प्रेशर को इधर कर दिया। अब कौन कौन आ गए? ये दोनों। चल भाई, प्रेशर एंड टेम्परेचर और वॉल्यूम जी आप इधर आराम कीजिए, इनको कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम
pressure of a given amount of gas is directly proportional to temperature. That is, mathematically, pressure is directly proportional to temperature. Okay, so pressure will be equal to KT. K क्या है? Constant of proportionality. Right. अब P upon T किसके बराबर आया? Constant. Similarly, ये हो गया कांस्टेंट P1 अपॉन T1. ठीक है, या मैं अब पूरा ही लिखूं, लेट इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू P1 एंड इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू T1 और फाइनल प्रेशर इक्वल टू P2 एंड फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू T2. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लॉ P1 अपॉन T1 इट विल बी इक्वल टू P2 अपॉन T2. ये भी न्यूमेरिकल्स निकलेंगे. आपको एक गैस का प्रेशर और टेम्परेचर दिया होगा, दूसरा टेम्परेचर दिया होगा, तो प्रेशर निकाल लो. बहुत सिंपल सी चीजें हैं. ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा प्रेशर घटेगा. सीधी सी बात. जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वॉल्यूम बढ़ जाता है. अब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हो तो प्रेशर बढ़ जाएगा भाई. इस कमरे के अंदर गैस थी, टेम्परेचर था T1, वॉल्यूम जितना था. ठीक है, इसी कमरे के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर T2 बढ़ गया. ये था लेट इट बी 300 और ये हो गया 310. टेम्परेचर बढ़ गया ना, तो क्वाइट ऑब्वियस वॉल्यूम सेम रहा, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या चीज बढ़ जाएगी? प्रेशर. ठीक है, तो यही चीज जब मैंने आपको बॉयल्स लॉ समझाया था, यही बात की थी ना हमने कि प्रेशर बढ़ जाएगा. फिर अगर इस प्रेशर को कांस्टेंट करना है तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है. लेकिन वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्वाइट ऑब्वियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो तेज तेज भागना शुरू करेंगे और प्रेशर बढ़ जाएगा. ओके, इस लॉ की कोई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है क्या कि ऐसे हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं? बहुत बड़ी इंप्लीकेशन है इसकी. ठीक है, अभी मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी. ठीक, मैक्सिमम आप लोगों के घरों में हिट कॉकरोच किलर है क्या? नहीं है तो लेके रख लो, बहुत अच्छी चीज. हिट. ओके, चलो ये यूज नहीं करते होंगे. डिओड्रेंट यूज करते हैं ना सभी? यस. इसके ऊपर लगता है गे-लुजैक्स लॉ. सोचो सोचो कैसे लगता है भाई? हमारे घर के अंदर रखे हुए डिओ के ऊपर, ये तो खुशबू के लिए यूज होता है. अरे गे-लुजैक लॉ कहां से आ गया भाई? इसका वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर ओके. अब मैं यहां पे थोड़ा सा स्प्रे करने लगी. नो डाउट इधर कॉकरोच है नहीं. राइट, स्प्रे किया, प्रेशर के साथ मटेरियल बाहर. ठीक है, ओके. उसी तरीके से डीओ. राइट, इसको भी स्प्रे किया, प्रेशर के साथ जो भी गैस इसके अंदर भरी हुई है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, जो भी गैस इसमें भरी हुई है वो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे है. ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर एक एडवाइजरी लिखी हुई है और वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूं, अगर आप पढ़ पाए तो. अब पढ़ने में आ गया. डू नॉट एक्सपोज टू टेम्परेचर. लीजिए पढ़िए, फिर से फोकस करते. यस, डू नॉट एक्सपोज टू टेम्परेचर. ठीक, ये तो बात थी इंसेक्टिसाइड की जो हम इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज करते हैं. और उसी तरीके से लीजिए. ओके, देखिए क्या लिखा है इस पे. एक्सट्रीमली इनफ्लेमेबल, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है. ओजोन फ्रेंडली, नो CFCs. ठीक है, अब देखो इनका वॉल्यूम फिक्स, अंदर प्रेशर है जो वेरी करेगा टेम्परेचर के साथ. ठीक है, अब अगर आप डीओ को या इसको किसी गर्म जगह के पास रख देते हो जहां गैस ऑन है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है,
इसको हीट मिल जाती है, ये बर्स्ट कर जाएगा। इसके अंदर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, जितना टेम्परेचर दोगे इस वॉल्यूम के अंदर प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो इसका प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली इट विल बर्स्ट। तो ये एडवाइजरी हम लोग पढ़ते नहीं हैं, जबकि आपने सुना जरूर होगा कि इनको आग से दूर रखें। जब भी आप कॉकरोच किलर घर के अंदर यूज करते हो, कब करते हो? जब किचन बंद करनी होती है रात को, सिंक में, गैस के पास। जब गैस बर्न नहीं कर रही है तभी इन चीजों को यूज करते हैं। और अगर ये चीज आपके ध्यान में नहीं थी तो नेक्स्ट टाइम इसको ध्यान में रखना है। जब भी आप डीओ कैरी करते हैं, गर्मियों में स्पेशली, तो कोशिश ये करनी है कि जो बैग आप लेकर बाहर घूम रहे हो धूप के अंदर, गर्मी के अंदर, उसमें स्प्रे वाला डीओ बिल्कुल ना ले, गैस वाला डीओ बिल्कुल ना लेकर जाएं। आप रोल ऑन ले सकते हैं क्योंकि उसके अंदर गैस का प्रेशर नहीं है। बट स्पेशली जो इस टाइप के डीओज हैं जो गैस बेस्ड हैं, राइट, जिनमें ऐसे प्रेशर के साथ गैस निकलती है, उसको आप धूप में नहीं लेकर जाएंगे। अब इसमें भी क्या हुआ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया, और टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करने पे प्रेशर इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा दैट इट विल, नाउ वी आर लेफ्ट विद Avogadro's law. Equal volumes of all gases, equal volumes of all gases under similar conditions, under similar conditions of temperature and pressure, equal number of molecules। यही बात कही थी ना एवोगैड्रो ने। अब आपको याद आएगा, बर्जीलियस और एवोगैड्रो को हमने कंपेयर भी किया था। कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस directly proportional to number of molecules, और इसको volume of gas it is directly proportional to number of molecules। कब? at constant temperature and pressure। अब यहां देखो, टोटल 4 चीजें तो है हमारे पास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, एन। जब इन दोनों का रिलेशन आया तो ये दोनों क्या हो गई? कांस्टेंट। ठीक है, सारे के सारे लॉज इन्हीं 4 के इर्द गिर्द घूमते जा रहे हैं। मैं बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप उस चीज को देख चुके हैं। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया? नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रो कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट ना, फिक्स वैल्यू होती है। तो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। दैट इज नंबर ऑफ मोल्स क्या है? n। ठीक है, दैट, और ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स दैट इज n, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, कैपिटल N। और कैपिटल N क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये गिवन नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर। तो स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, आप समझ रहे हो बात? दिस इज नंबर ऑफ मोल्स मींस स्मॉल n, इट इज इक्वल टू गिवन नंबर। नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालते हैं ना, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो। ओके, एवोगैड्रो क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो फिर n डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके आ गया? n के। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो मैं लिखूंगी n इज इक्वल टू n अपॉन Na। ठीक है, चलो मैं इसको ऐसे लिखती हूं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन नंबर अपॉन Na मींस n इज इक्वल टू n अपॉन Na, वेयर Na इज इक्वल टू 6.02 10⁻23 कांस्टेंट, राइट। अब कांस्टेंट को इक्वल हटा दो तो ये क्या बन जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। इक्वल टू को प्रोपोर्शनल में किया तो क्या आ गया? n।
तो नंबर ऑफ मोल्स किस पे डिपेंड करेंगे, एन पे, तो ये वैल्यू इधर पुट हो गई. ऑल्सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. N भी N के डायरेक्ट, वॉल्यूम भी N के डायरेक्ट, देयरफॉर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. मतलब नंबर ऑफ मोल्स. हमें यहीं तक लेके आना था. Thus we conclude that equal volume of all gases under similar conditions of temperature and pressure, उनका जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स पे. देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी अगर आपको गिवन है तो आप उनको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो. तो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पे. अगर किसी के अंदर प्रेजेंट है, लेट इट बी 300 मॉलिक्यूल्स, मान लो इसके अंदर है 300 मॉलिक्यूल्स, इसके मोल्स बनाओ, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो, बन गए नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एवोगैड्रोस लॉ. ठीक है, ओके. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इनके साथ ही हम करेंगे तो बेटर रहेगा. डिराइव आइडियल गैस इक्वेशन और derive PV is equal to nRT. ओके, अब जितने लॉज आपने पढ़े ना, अब आप उन सभी लॉज को इकट्ठा कर दीजिए. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P at constant temperature. According to Charles' law, volume is directly proportional to temperature at constant pressure. According to Avogadro's law, volume is directly proportional at constant temperature and pressure. Okay, this equation is first, second and third. Combine 1, 2, 3. सारी तरफ वॉल्यूम, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N और T ऊपर आ गया और P नीचे आ गया. इधर ले आइए, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT. इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाइए, कांस्टेंट को, वी विल राइट RNT और हम लिखते हैं PV इज इक्वल टू, चलो मैं थोड़ा ऊपर लिखती हूं, और हम लिखेंगे PV इक्वल टू nRT, वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी and known as gas constant. R को हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यूज जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं. यूनिवर्सल कांस्टेंट है R, इट इज इक्वल टू 8.314 जाउल पर केल्विन पर मोल, और R इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0.0821 लीटर. देखो जाउल में, एनर्जी की यूनिट में लेंगे तो जाउल पर केल्विन, और अगर आप इसको वॉल्यूम के उसमें ले रहे हो तो दिस इज लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. तो ये रही R की वैल्यूज. तो दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन. बहुत सिंपल, तीनों लॉज को कंबाइन करिए, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाइए और आ गई हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है, ओके. अब मैं इसको हटाने लगी. ओके, अब देखिए PV इज इक्वल टू nRT. ठीक है, ऑल्सो PV इक्वल टू nRT. ये आ गया हमारे पास PV अपॉन T इक्वल टू N इंटू R. ठीक है, N and R both are
कांस्टेंट है ना दोनों. Therefore, n into r it is equal to one another constant, let it be k. ठीक है, कांस्टेंट. देखो ये इसकी वैल्यू है 2, r की वैल्यू है 3. मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर 6 ही आएगा. क्लियर? ये मतलब होता है दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो मल्टीपल है दैट विल ऑल्सो बी कांस्टेंट. तो दिस इक्वेशन लेट इट बी, वहां 1 2 3 हो गया था ना, तो लेट इट बी दिस इज इक्वेशन 4. ये ले लेते हैं, इक्वेशन 4 इज आइडियल गैस इक्वेशन. तो दिस इज इक्वेशन 5. ठीक है, ओके. पुट इन 5th इक्वेशन. तो वी विल गेट PVT इक्वल टू K. अब आप समझ गए. दैट इज इनिशियली P1 V1 T1 equal to K, and finally P2 V2 T2 equal to K. Therefore, this is 6 7. From 6 and 7, P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. तो दिस डेरिवेशन इज फॉर न्यूमेरिकल्स. पहले वाले न्यूमेरिकल्स में 2 का रिलेशन था, अब 3 आ गए. अब क्या करेंगे वो कि लेट इट बी 100 ml ऑफ गैस विद प्रेशर दिस एट टेम्परेचर. वॉल्यूम चेंज कर दिया, 6 में से 5 चीजें गिवन होंगी और एक आपको निकालनी है, या फिर न्यूमेरिकल होंगे इसके बेस के ऊपर. अब आप लोग सभी लॉज को कर लिए. कुछ एक क्वेश्चंस हैं जिनमें ये तीनों के तीनों लॉज जो हैं वो अप्लाई होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं. हम यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर इसको हटाते जाएंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की. व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास. अच्छा, कुछ एक बच्चों को ये लगता है कि मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास 2 अलग अलग चीजें हैं. ये दोनों सेम चीज हैं. मोलर मास को हम थोड़ा शॉर्ट में बोल देते हैं. मोलर मास मींस मॉलिक्यूलर मास, वन एंड द सेम थिंग. तो आपको रिलेशनशिप निकालना है वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास. या फिर ये क्वेश्चन कैसे आता है, हाउ विल यू कैलकुलेट डेंसिटी फ्रॉम कंबाइंड गैस लॉ. ठीक है, देखिए, वी नो दैट according to ideal gas equation or combined gas equation, according to ideal gas equation or combined gas equation, PV equal to nRT. यही है आइडियल गैस इक्वेशन और कंबाइंड गैस इक्वेशन. सभी गैस लॉज को कंबाइन करके हमारे पास आती है. ठीक है, ओके. अब देखिए, मुझे चाहिए डेंसिटी. ठीक है, और डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम. क्लियर, यही रिलेशनशिप रहता है. वेपर डेंसिटी या डेंसिटी, यहां पे क्योंकि हम गैसेस के साथ डील कर रहे हैं तो वेपर डेंसिटी लिखा हो तब भी वही मतलब है, डेंसिटी लिखा हो तब भी वही मतलब है. तो डेंसिटी किसकी, वेपर की. ओके, इसको रीअरेंज कीजिए. रीअरेंजिंग द इक्वेशन. ओके, तो ये आ जाएगा. यहां हमारे पास P इधर रहने दो, RT इधर ले आओ. P अपॉन RT इक्वल टू N अपॉन V. V को इधर ले गए और इनको हम इधर ले आए. ठीक है, इतना सा तो आप लोग बड़े अच्छे से कर सकते हैं. ओके, अब मैं इसको इधर लिखने लगी और आप इसको लिखेंगे N अपॉन V इक्वल टू P अपॉन RT. ओके, यहां पे N क्या है, सभी जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स. और नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. गिवन मास को मैंने ले लिया स्मॉल m और मॉलिक्यूलर मास को ले लिया कैपिटल M. ठीक है, इसका मतलब N इज इक्वल टू m अपॉन m. ये है हमारे पास इक्वेशन. चलो इसकी तो जरूरत नहीं है, इक्वेशन 1. ठीक है, ओके. नाउ अब इसकी वैल्यूज को हम पुट करेंगे इधर. पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1.
दिस इज इक्वेशन 1। तो n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, m अपॉन m, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू v इक्वल टू p अपॉन r t। ओके, m अपॉन v को अलग कर लीजिए और इधर चला गया p m अपॉन r t। अब ये क्या आ गया भाई, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, और यहां डेंसिटी हम लिखेंगे स्मॉल d, ठीक है। बट m अपॉन v इक्वल टू डेंसिटी, तो मैं लिखूंगी d इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। बहुत सिंपल, दिस इज द रिलेशनशिप हाउ यू कैन कैलकुलेट डेंसिटी और वेपर डेंसिटी। ओके, वेयर P is equal to pressure of gas, M is equal to molecular mass of gas, R is equal to gas constant, and T is equal to Kelvin टेम्परेचर। टेम्परेचर इन सभी के अंदर आपको केल्विन स्केल वाला ही लेना होता है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। जस्ट इसको रीअरेंज किया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स, मुझे डेंसिटी का रिलेशन चाहिए मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कहां से आएगा, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होती है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वैल्यू पुट की और आपके पास इक्वेशन आ गई। तो ये वाला जो रिलेशनशिप है, दिस इज यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। आपको गैस का नाम दिया गया होगा, मोलर मास आप वहां से कैलकुलेट करेंगे। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, हो गया। ओके, अब मैं हटा देती हूं इसको, हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटेड। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर आइसोथर्म्स, आइसोबार्स एंड आइसोकोर्स। ये कर लेंगे तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो जाएगी, ठीक है। आइसोथर्म्स, आप इसको ब्रेक करें, आइसो का मीन्स सेम, थर्म का मीन्स टेम्परेचर, ठीक है। तो आइसोथर्म्स ये कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर टेम्परेचर क्या होने वाला है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट टेम्परेचर कौन से गैस लॉ के अंदर था, बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो ये एक कर्व है, ठीक है। आइसोथर्म का मतलब, आइसो मीन्स सेम, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। तो इस केस के अंदर टेम्परेचर रहने वाला है कांस्टेंट, ठीक है। अभी मैं एक ग्राफ बनाने वाली हूं और आप उस ग्राफ को देखकर बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये क्या चीज है। जिस वक्त आप लोगों ने बॉयल्स लॉ किया, वहां पे एक तो ग्राफ था प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो वो ऐसे आया था, है ना, प्रेशर P वर्सेस V, तो वो ऐसे आया था, प्रेशर घटता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, राइट। लेकिन यहां पे एक और मैंने ग्राफ बनाया था, दैट वाज प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर। अब देखिए, प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट, राइट। अब प्रेशर वॉल्यूम की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर हम देखेंगे, और इसके अंदर टेम्परेचर की कंडीशन क्या रहेगी, दैट विल बी कांस्टेंट। और वहां पे भी मैंने ग्राफ बनाया था इस तरीके से कि अगर ये ग्राफ है टेम्परेचर T1 का, ये ग्राफ है टेम्परेचर T2 का, आप चाहे 3, 4 जितने मर्जी अलग अलग टेम्परेचर ले लीजिए, उनके ऊपर जो भी ग्राफ बनाएंगे, हर बार देखो यहां से इधर को जा रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू तो कांस्टेंट ही आएगी। चाहे हम प्रेशर को बढ़ाते जाएं चाहे घटाते जाएं, देयर विल बी नो डिफरेंस एट ऑल। इस ग्राफ को बोलते हैं आइसोथर्म। बहुत सिंपल, ये तीनों की डेफिनेशन ग्राफिकल ही है, ग्राफ के अंदर ही हम बात करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको, ये कर्व हमारे पास कैसे आया, प्रेशर वॉल्यूम की प्लॉटिंग की हमने प्रेशर के अगेंस्ट, ठीक है। तो द कर्व्स ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग। हम प्लॉट कर रहे हैं कर्व किस किस के खिलाफ, प्रेशर वॉल्यूम अगेंस्ट प्रेशर, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम अगेंस्ट प्रेशर एट डिफरेंट
टेम्परेचर, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट डिफरेंट टेम्परेचर आर नोन एज आइसोथर्म। और इस कंडीशन के अंदर जो जितना हायर लेवल जाएगा T2 इज ग्रेटर देन T1। समझ आई बात? तो बस इतना सा ही आपने बताना है दैट T1 and T2 are two different temperatures, but curves are same. Same कैसे हैं? They are, that is parallel to the कौन सा axis? This is x axis, this is y axis, parallel to the x axis. Clear? With respect to variation of pressure, that is with respect to WR2 pressure, right? So this is isotherm. Isotherm means constant temperature. तो वेरिएशन है प्रेशर वॉल्यूम की विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो, आप एक बनाओगे तब भी गलत नहीं है, आप 3 बना दोगे तब भी गलत नहीं है, अलग अलग टेम्परेचर पे। मतलब अगर ये है 300 तो ये 300 का ग्राफ, ये है 310 का ग्राफ। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से ये जो ग्राफ बना, दिस इज नोन एज आइसोथर्म। आइसोथर्म कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर? किसी की फिर भी कोई क्वेरी रह जाएगी तो मेरे से पूछ सकते हैं। एग्जाम में अगर आता है, आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, इसको बनाएंगे और इसके नीचे जस्ट एक लाइन जो जो इसमें आप यूज कर रहे हो सिर्फ वही बताओगे कि ये 2 अलग अलग टेम्परेचर्स हैं, लेकिन कर्व जो है वो एक जैसे हैं। ठीक है, एक जैसे हैं और कैसे हैं? एक्स एक्सिस के पैरेलल। डन। सेकेंड इज आइसोबार। ओके, बार वर्ड हम कहां यूज कर रहे थे? प्रेशर के साथ। बार इट वॉज यूज्ड विद प्रेशर। प्रेशर की मेजरमेंट करते हैं, उसकी यूनिट रहती है। ठीक है, तो आइसोबार्स, आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब प्रेशर। इसका मतलब अब ये वो ग्राफ होंगे जिसके अंदर प्रेशर को हम कांस्टेंट कर देंगे। तो हमारे पास क्या है? PVT। प्रेशर को कर दिया कांस्टेंट, तो रिलेशनशिप किसके बीच में आया? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो क्वाइट ऑब्वियस, अभी हम जो ग्राफ बनाने वाले हैं, दैट वेरिएशन इज वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हम जो डेफिनेशन है उसको लिख लेते हैं, या डेफिनेशन बाद में बनाते हैं, पहले मैं ग्राफ बनाती हूँ। ठीक है, और आइसोबार के जो ग्राफ हैं 2 तरह के बनेंगे। एक डिग्री सेल्सियस के लिए, सेल्सियस स्केल का अलग है और केल्विन स्केल का अलग है। अब अलग कैसे है वो मैं आपको बताती हूं। दैट डेफिनेशन की मैंने अभी जगह छोड़ी है। द नेचर ऑफ ग्राफ, ठीक है, डेफिनेशन के साथ मैं लिखूंगी यहां पे, द नेचर ऑफ ग्राफ इज डिफरेंट फॉर सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। दोनों के लिए अलग अलग है। कैसे? चलो, मैं इधर ग्राफ बनाने लगी सेल्सियस स्केल का और इधर हम बनाएंगे केल्विन स्केल का। ठीक है, अब एक ग्राफ जो आप लोगों ने चार्ल्स लॉ के अंदर बनाया, ठीक है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, और दोनों के लिए ही यहां मैं क्या लिखूंगी? कांस्टेंट प्रेशर, और इसका भी कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर हम कांस्टेंट रखने वाले हैं इस केस में। अब सेल्सियस स्केल की बात हम कर रहे हैं, तो मान लीजिए यहां पे है 300 टेम्परेचर इन 0 सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। 300 -200 -100 0 100 200, ठीक है। अब क्योंकि सेल्सियस स्केल के 0 का मतलब 0 डिग्री, बढ़ते जाएंगे 100 डिग्री। क्लियर? दूसरी साइड
वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम इट इज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और यहां हम टेम्परेचर ले रहे हैं इन केल्विन। और केल्विन आपको पता है, केल्विन कहां से स्टार्ट करते हैं हम? केल्विन हम स्टार्ट करते हैं 273 से। मींस इसका जो 0 डिग्री है, ठीक है, इसकी जो 0 डिग्री है वो केल्विन के लिए क्या बन जाएगी? 273। ठीक है, ओके। अब केल्विन स्केल को मैंने ये लिया 0, 100, 200, 300, 400। ठीक है, डिग्री सेल्सियस हमने ले लिए 0, 100 डिग्री, 200 डिग्री, 0 से नीचे 100, मतलब बिलो 0, 0 पे बर्फ जम जाती है, उससे 100 डिग्री नीचे चले गए। -200 मींस 0 से 200 डिग्री टेम्परेचर नीचे चले गए। सोचो कितनी ठंड होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आता है, आपको पता है P और टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट। ये बना के आए हो आप, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं, तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट आएगा। लेकिन अब मैं जब अलग अलग प्रेशर्स के ऊपर, जैसे टेम्परेचर अलग किया ना, सिंगल बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई भी ग्राफ, ये रहा 200, ये 250 और यहां पे आएगा कोई अराउंड 273। तो देखो जो भी ग्राफ होगा वो यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे। इस तरीके से। अब आप एक चीज देखिए, ये अलग अलग हमारे पास प्रेशर्स, दिस इज P1, P2, P3, P4, आप चाहे P5 भी ले सकते हैं। ये लीजिए P5। कांस्टेंट प्रेशर होने का मतलब, जब हमने प्रेशर फिक्स कर दिया P1 तो ये बना ग्राफ, जब हमने प्रेशर कर दिया P2 ये बना ग्राफ, जब हमने प्रेशर कर दिया P3 ये बना ग्राफ। ठीक है, सारे के सारे ग्राफ जो हैं वो इस तरीके से बनेंगे, स्ट्रेट लाइन। लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, ये सारे के सारे इस पॉइंट के ऊपर आके, इसी पॉइंट के ऊपर आके मिल रहे हैं, इसके ओरिजिन पे नहीं मिल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, यहां नहीं मिल रहे हैं। तो इस ग्राफ की खासियत यही है कि वेरिएशन तो है, देखो लाइंस भी सेम आ रही हैं, स्ट्रेट लाइन, लेकिन सारे के सारे एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे हो जा रहे हैं। और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है, दिस इज -273.15 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये टेम्परेचर हम इधर की वेरिएशन ले रहे हैं डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो ये टेम्परेचर है -273.15। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, इस पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम कितना है? 0। देखो इस पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम कितना है? इतना। इस पॉइंट के ऊपर कितना है? इतना। करते करते जब ये कर्व यहां पहुंचा तो इस पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम क्या है? 0। तो आइसोबार के अंदर ये जो वेरिएशन है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर एट डिफरेंट प्रेशर्स, दिस इज कॉल्ड आइसोबार। और जिस टेम्परेचर के ऊपर जाकर ये सारी की सारी गैसेस जिनका वॉल्यूम क्या हो गया? 0, दिस टेम्परेचर इट इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये इंटरकनेक्टेड थे इसलिए मैंने ऐसे करवाया। इस टेम्परेचर के ऊपर आकर ये बन गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अब एब्सोल्यूट इसलिए क्योंकि यहां पे गैस का वॉल्यूम क्या हो गया? 0। ठीक, और ये टेम्परेचर अटेन करना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सेम चीज जब हम करते हैं केल्विन स्केल के अंदर, वी आर स्टार्टिंग विद 0 केल्विन, 100 केल्विन। तो ये वाला जो ग्राफ है इट विल राइज फ्रॉम ओरिजिन। है सेम चीज, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। वॉल्यूम बढ़ रहा है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ, स्ट्रेट लाइन, लेकिन कहां से फॉल कर रही है? ओरिजिन के बीच में। इन दोनों के बीच का यही एक डिफरेंस है। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोबार एट सेल्सियस स्केल एंड केल्विन? ग्राफ की नेचर सेम है, लेकिन सेल्सियस स्केल के अंदर ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं, दे डू नॉट पास थ्रू ओरिजिन, बट इन केस ऑफ केल्विन
इट पासिस थ्रू ओरिजिन। तो अब देखो यहां पे टेम्परेचर कितना है, 0। तो इसके लिए जब हमारे पास व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स 0, टेम्परेचर इज, अब टेम्परेचर दो तरह से है, -273.15 डिग्री सेल्सियस एंड 0 केल्विन। दिस इज नॉट ओके। कईयों को लगेगा मैम ने ओके लिखा है, ओके नहीं है, दिस इज 0 केल्विन। 0 केल्विन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस जब 0 हो गया तो टेम्परेचर कितना है, -273 और 0 केल्विन, ठीक है। तो अब ये जो वेरिएशन है ये पता चल गया आपको, और इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, दीज टेम्परेचर्स आर नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। इसको नोट कर लेना आप लोग। अब मैं यहां से डेफिनेशन लिखने वाली हूं इसकी। द कर्व्स शोइंग, वेरिएशन किसकी है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। द कर्व्स शोइंग द volume temperature behavior, volume temperature behavior, showing volume temperature behavior plotted at different pressures, isobars, और सिंपल आप इसको क्या लिख सकते हैं, वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोबार। तो जो भी आपको इजी लगता है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जो आपने ग्राफ बनाया है आपको वही चीज लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे डेफिनेशन, फिर आपने लिखना है नेचर ऑफ कर्व्स आर डिफरेंट, ठीक है। इसके नीचे आप लिखोगे नेचर ऑफ कर्व इज डिफरेंट फॉर सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। मैं नोट्स भेज दूंगी आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप उसके नीचे आप बनाएंगे ग्राफ, ठीक है, नोटेड। अब इन ग्राफ्स के नीचे क्या लिखना है मैं वो बताने लगी। देखो यहां पे तो मैं इसके सामने ही लिखूंगी, इसके नीचे सेल्सियस स्केल वाला जो ग्राफ आपका होगा उसको आप बताएंगे कि कौन सी चीज कहां है। तो इसकी नेचर क्या है, स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है सारे के सारे, स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन्ड, जो भी वेरिएशन यहां पे शो हुई, स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन्ड एट डिफरेंट प्रेशर्स डू नॉट पास थ्रू ओरिजिन। जो भी स्ट्रेट लाइंस आई हैं वो ओरिजिन के थ्रू पास नहीं कर रही। अगर आप इस लाइन का स्लोप निकालें, ये आया, इसका स्लोप निकालें, ये आया, इसका स्लोप निकालें, ये आया। स्लोप हर लाइन का अलग अलग है, हर लाइन का स्लोप अलग है, लेकिन सबकी सेम वैल्यू है जब वॉल्यूम कितना हो जाता है, 0। हैव डिफरेंट स्लोप्स, स्लोप किसके बराबर होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। हैव डिफरेंट स्लोप्स एट डिफरेंट प्रेशर्स। डिफरेंट प्रेशर के ऊपर डिफरेंट स्लोप्स हैं, बट एट वॉल्यूम इक्वल टू 0, जब वॉल्यूम हो गया 0, ऑल लाइंस मीट एट और टेम्परेचर एक्सिस, इसके ऊपर ये मिल रही हैं लाइंस, मीट एट द टेम्परेचर एक्सिस एट -273.15 डिग्री सेल्सियस। स्ट्रेट लाइन obtained, straight lines obtained pass through origin and at volume equal to 0 temperature is
also 0 Kelvin. Again, this is not okay, this is 0 Kelvin. तो इसका मतलब this is absolute temperature. Absolute temperature के ऊपर वॉल्यूम क्या हो जाता है? 0. What are isocore or isocores? Iso means same, core means volume. Means इस केस में हमें वॉल्यूम क्या रखना है? कांस्टेंट. तो ये एक प्लॉट है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एट वेरियस वॉल्यूम्स. और यहां पे वॉल्यूम की सिचुएशन क्या है? दैट जितना एक्सिस के नजदीक वाला कर्व होगा उसका वॉल्यूम उतना ज्यादा है. मींस V4 का जो वॉल्यूम है वो है इतना बड़ा, V3 उसका वॉल्यूम है इतना, V2 उसका वॉल्यूम है इतना और V1 उसका वॉल्यूम है इतना. दिस इज द मीनिंग. V4 इज ग्रेटर देन V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1. So the curves showing the pressure temperature behavior plotted at constant volume. अब ये अलग अलग 4 वॉल्यूम्स पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया. हर ग्राफ 0 मींस ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है. बस इतना सा यही आता है पेपर में. तो इसकी जो खासियत है वो क्या है? द स्ट्रेट लाइंस पास थ्रू द ओरिजिन. सो दिस इज आइसोकोर. ठीक है. तो टू सिंपल दीज आर. आइसोथर्म मींस कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है. जब हम बात कर रहे हैं आइसोथर्म तो टेम्परेचर कांस्टेंट. आइसोबार, बार मींस प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट. आइसोकोर मींस वॉल्यूम. तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारे पास जो ग्राफ आने वाला है वो किसके बीच में होना चाहिए? सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम. ठीक है. आइसोबार तो यहां पे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. तो ये कौन बचा? P एंड T. ठीक है. तो टू सिंपल टू लर्न एंड ड्रॉ इट. तो ये थे आइसोथर्म, आइसोबार एंड आइसोकोर्स. व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? एग्जाम में आता है सिर्फ एक लाइन का आंसर. और टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स 0. गैस का वॉल्यूम 0 हो गया, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट 0. और ये वैल्यू कितनी है? इट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस इन सेल्सियस स्केल एंड 0 केल्विन इन केल्विन स्केल. और ये दोनों ग्राफ आप पहले बना चुके हो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में बनाया है. वहां आपने 3-4 ग्राफ बनाए थे, यहां आप सिंगल शो कर रहे हो. मैंने इसीलिए बनाया सो दैट आप ये ना सोचे कि हमेशा 4 ही बनाने हैं. ये भी एक तरीका है. तो ये टेम्परेचर आ रहा है -273 और इसका टेम्परेचर आ रहा है 0. सेल्सियस वाला ओरिजिन से पास नहीं करता, ये करता है. ठीक है. और इससे पहले जो आइसोकोर वाला हमने बनाया था वो भी ओरिजिन में से पास करता है. ऑल्सो एड टू दैट. ठीक है. ओके. अब देखो कई बार रिवर्स क्वेश्चन भी आता है. ठीक है. मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूं. एट एब्सोल्यूट 0, at absolute 0 what will be the value of volume of gas? गैस का कितना वॉल्यूम होगा एट एब्सोल्यूट 0 और एब्सोल्यूट टेम्परेचर? कुछ भी आपको बोल सकते हैं. ओके. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ. अब ये टेम्परेचर एंड वॉल्यूम तो किसका रिलेशन है? चार्ल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ओके, Vt इज इक्वल टू V0 इंटू 273 प्लस T अपॉन 273. ये आप लोग जानते हैं. नाउ T इज इक्वल टू कितना? एब्सोल्यूट 0. तो किसके बराबर होगा? -273 डिग्री सेल्सियस. क्लियर? क्योंकि 273 ये केल्विन में खुद कन्वर्ट करेगा इसको टेम्परेचर को लेकर. अब आप सोचे कि यहां मैंने 0 केल्विन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए ये वैल्यू साथ में दी गई है. केल्विन के लिए ही इसको दिया गया है 1/273. ओके. वैल्यू पुट करो. मैंने आपको बताया था डिक्रीज हो इंक्रीज हो वन एंड द सेम थिंग. अब यहां पे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, -273 डाउन आया, बढ़ा नहीं है, तो वॉल्यूम भी कम होना चाहिए. ठीक है. टेम्परेचर डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीजेस.
ठंड में जो गैसेज है वो सिकुड़ जाती है और गर्मी में फैल जाती हैं, ठीक है। तो अब टेम्परेचर की वैल्यू पुट कीजिए, Vt इक्वल टू V0 इंटू 273 प्लस माइनस 273 डिवाइडेड बाय 273। ओके, तो Vt किसके बराबर आया, V0 273 माइनस 273 अपॉन 273। ओके, V0 इंटू 0 अपॉन 273, क्या आंसर आ गया भाई, Vt विल बी इक्वल टू 0। तो अगर टेम्परेचर रिड्यूस करके रह जाता है -273, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इट विल बिकम 0। तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट एब्सोल्यूट 0 और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, it will be Vt equal to 0. At absolute 0 गैस will occupy 0 वॉल्यूम, मतलब गैस का कोई वॉल्यूम होगा ही नहीं। समझे इस बात को। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, या एक और आपकी प्रैक्टिस होगी कि चार्ल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, तो उसका इंपैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन तक ही बात करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम स्पेशली न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर, जेई के अंदर, नीट के अंदर इस चैप्टर से लंबे लंबे क्वेश्चन या डेरिवेशन नहीं आती है, इसकी एप्लीकेशंस आती हैं, इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आते हैं। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।